नमस्कार। आज के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में बैंकों का कार्य क्या है, भारत में बैंकिंग का विनियमन या रेगुलेशन कौन करता है और बैंकिंग में हाल के रुझान क्या है। मेरा नाम धर्मवीर मार्चिनो है और मैं एक सहायक निदेशक प्रशिक्षण के रूप में आईआईबीएफ में कार्यरत हूँ और हमारे पास जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको मुहैया कराने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंकों का कार्य क्या होता है। बैंकों के प्रमुख कार्य में आता है, बैंक में आप पैसे जमा कर सकते हैं और आप बैंकों से पैसे उधार या ऋण के रूप में भी ले सकते हैं। बैंकों के पास दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, एक सेविंग्स बैंक अकाउंट और एक करंट अकाउंट। इन दोनों में आप अपने पैसे को जमा कर सकते हैं और उस पे आपको ब्याज मिलता है बैंक की तरफ से। सेविंग्स बैंक अकाउंट में आपको चेक की फैसिलिटी मिलती है और करंट अकाउंट में भी आपको चेक की फैसिलिटी मिलती है, पर सेविंग्स अकाउंट में आपके पास पैसे निकालने का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो लिमिटेड होता है 1 महीने में, बट करंट अकाउंट में आपको पैसे निकालने की फ्रीक्वेंसी पे कोई पाबंदी नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट से बहुत बार पैसे निकालते हैं तो आपको उस पर कुछ फीस देना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि बैंकों का मुख्य कार्य है लोगों से पैसे लेना और फिर उसी पैसे को जो जरूरतमंद है लोग हैं उनको ऋण के रूप में या उधार के रूप में देना। अब यहाँ होता यह है कि जब जमाकर्ता बैंक को पैसे जमा करता है तो उस पर बैंक की तरफ से उसको ब्याज मिलता है और जब वही पैसे बैंक के पास आते हैं और जब वो बैंक किसी व्यक्ति को उधार के रूप में देता है तो बैंक फिर उससे ब्याज लेता है उस ऋण के पैसे पे। और इन दोनों ब्याजों के बीच में जो अंतर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो में बैंक कस्टमर को देता है और जो पैसे बैंक कस्टमर से लेता है जिन्होंने ऋण लिया हुआ है बैंक से, इन दोनों ब्याजों में जो अंतर होता है वही बैंक का प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये बैंक का मुख्य कार्य यह है कि आप पैसे लोगों से जमा कराएं और फिर उसी पैसे को आप लोगों को, जरूरतमंदों को ऋण के रूप में दें। इसके अलावा बैंक का एक और मुख्य कार्य है, वो है बिल ऑफ एक्सचेंज में डील करना और अन्य समझौता उपकरणों यानी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करना। अब बिल ऑफ एक्सचेंज होता यह है कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है क्रेडिटर के द्वारा, मतलब जिस व्यक्ति ने पैसे दिए हैं वो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है कि इस डेट को इतना पैसा ये डेटर जिसने मेरे से पैसे लिए हैं या उधारकर्ता जिसने उधार लिया है वो मुझे देगा। और ये जब बिल ऑफ एक्सचेंज जब क्रेडिटर बनाता है तो उसको डेटर के द्वारा एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी ये बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड होता है। अब ये भी हो सकता है कि क्रेडिटर और डेटर के जगह ये हो जाए एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। एक्सपोर्टर यानी जिसने अपना माल इंपोर्टर को भेजा तो इधर एक्सपोर्टर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा और इंपोर्टर जिसे पैसे देने हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा।
और बिल ऑफ एक्सचेंज में जैसे हमने बताया, ये होता है कि इंपोर्टर इतने पैसे इतने डेट को एक्सपोर्टर को दे देगा उसके माल के एवज में जो उसने इंपोर्टर को दिया है। इसके अलावा समझौता उपकरण जैसे प्रॉमिसरी नोट और चेक्स में भी लेन देन करते हैं। प्रॉमिसरी नोट एक डेटर के द्वारा साइन किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं इतने पैसे इस डेट को क्रेडिटर को दूंगा, या फिर वो इंपोर्टर के द्वारा साइन किया जाता है, उसमें लिखा रहता है कि मैं इस डेट को इतने पैसे एक्सपोर्टर को दे दूंगा। इसके अलावा बैंक साख पत्रों यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट और ट्रैवलर्स चेक यानी यात्री चेक में भी लेन देन करते हैं। लेटर्स ऑफ क्रेडिट या साख पत्र वो पत्र होता है जिसमें इंपोर्टर के बिहाफ में बैंक एक्सपोर्टर को जारी करता है ये लेटर्स ऑफ क्रेडिट या साख पत्र, और उसमें ये लिखा होता है कि जब एक्सपोर्टर के द्वारा माल भेजा जाएगा और इंपोर्टर के द्वारा उसको रिसीव कर लिया जाएगा, और जैसे ही एक्सपोर्टर माल को भेजने के सारे पेपर इंपोर्टर के बैंक को जमा कर देगा तो बैंक इंपोर्टर के तरफ से एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा। तो इस बात की गारंटी बैंक लेता है इंपोर्टर के तरफ से कि मैं माल के रिसीव करने के जैसे ही मुझे पत्र माल से संबंधित मिल जाते हैं, मैं एक्सपोर्टर को इतना पेमेंट कर दूंगा या निर्यातक को इतना पे कर दूंगा। पर जब लेटर्स ऑफ क्रेडिट या साख पत्र इशू किया जाता है बैंक के द्वारा आयातक या इंपोर्टर के तरफ से, तो बैंक को ये देखना पड़ता है कि इंपोर्टर की क्या कैपेसिटी है, उसका बैंक के साथ क्या संबंध है, उसके बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट हैं और उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है। इसी बेसिस पे साख पत्र या लेटर्स ऑफ क्रेडिट को दिया जाता है इंपोर्टर की तरफ से बैंक द्वारा एक्सपोर्टर को। इसके अलावा यात्री चेक में भी डील करते हैं बैंक। इसमें क्या होता है कि आप जब विदेशों में जाते हैं तो आप विदेशी करेंसी ज़्यादा लेके नहीं जा सकते हैं, वो उसमें एक रिस्क होता है, तो बैंक आपको यात्री चेक या ट्रैवलर चेक देता है, और ये ट्रैवलर चेक आप विदेशों में जाके किसी भी बैंक में जाके इनकैश करा सकते हैं और उसका फिर वहाँ उपयोग कर सकते हैं। सो इससे ये एक सुविधा मिल जाती है विदेशों में जाने वाले ग्राहकों को जो बैंक अपना संबंध बनाए हुए हैं। इसके अलावा बैंक बुलियन में भी लेन देन करता है। बुलियन का मतलब है जो गोल्ड के ब्रिक्स होते हैं या बिस्किट्स होते हैं। आरबीआई कुछ ऑथराइज करता है कि वो विदेशों से इस बुलियन को आयात कर सके, और इसी बुलियन को फिर वो ये बैंक जो उद्योगपति होते हैं जो ज्वेलरी में काम करते हैं उनको दे देता है, और जैसे जैसे ज्वेलरी बाजार में बिकती है उद्योगपतियों की और उनको पैसे आते हैं, तो इन पैसों को ये ज्वेलरी बैंक को फिर लौटाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बुलियन को एक ऋण के रूप में भी दिया जा सकता है बैंकों द्वारा उन उद्योगपतियों को जो सोने के कारोबार कार्यरत है। इसके अलावा बैंक विदेशी मुद्रा में भी डील करते हैं, और बैंक शेयर और डिबेंचर के एवज में लोन भी देते हैं लोगों को। फिर बैंक लोगों का पोर्टफोलियो भी संभालते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि आप कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। सो इस बात का आप कह सकते हैं एडवाइस भी करते हैं बैंक लोगों को और अपने ग्राहकों को। फिर बैंक अपने ग्राहकों को दस्तावेज सुरक्षित रखने का भी प्रावधान देता है, सुविधा देता है। लोग और ग्राहक अपने दस्तावेजों को बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं जिसके एवज में
वो बैंक को एक फी देते हैं और ये फी बैंक का इनकम साइड में आ जाता है। इसके अलावा बैंक तिजोरी की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं लोगों को, जहां लोग अपने कीमती चीज़ों को रख सकते हैं और इसके लिए बैंक भी रेंट चार्ज करता है जो उसके इनकम के साइड में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य 8-10 कार्य हैं बैंकों द्वारा किए जाते हैं जिससे वो अपने इनकम को बढ़ाते हैं, और इसी इनकम से जब आप जो उनके एक्सपेंडिचर होते हैं उसको आप घटा देते हैं तो जो पैसा बाकी बचता है या जो डिफरेंस होता है वो बैंकों का प्रॉफिट या लाभ होता है, और इसी प्रॉफिट और लाभ की वजह से बैंकों का जो उसकी जो ताकत है वो हमारे इकोनॉमी में झलकों को मालूम चलता है कि कौन सा बैंक कितना स्ट्रांग है हमारे देश में। अब हम बैंकों को अगर कुछ अलग तरीकों से बांटे तो हमारे पास बैंकों के पारंपरिक कार्य होंगे, और जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया, पारंपरिक कार्यों में जमा राशियों को स्वीकार करना बैंक का एक बहुत बड़ा कार्य है। जमा करने से क्या फायदे होते हैं? अब अगर हम बैंकों के कार्य को पारंपरिक कार्य के रूप में देखें तो उसमें भी सबसे पहला कार्य जमा राशियों को स्वीकार करना होता है, जिसके बारे में पहले ही हमने चर्चा कर ली है। तो इन जमा राशियों को अपने खाते में जमा करने के क्या क्या फायदे होते हैं वो भी ग्राहक को जान लेना चाहिए। सबसे पहला फायदा होता है कि आप जो पैसे जमा करते हैं अपने अकाउंट में वो सेफ होते हैं बैंक में, उसे चोरी का ना डर होता है ना कोई उसे ले सकता है, तो वो आपके पैसे सेफ है। इसके अलावा लिक्विडिटी का फायदा होता है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आप जब चाहे तब अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, और जो भी पैसे आप अपने अकाउंट में जमा करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो ये सब फायदे हैं जब आप अपने पैसे को अपने अकाउंट में जमा करते हैं। इसके अलावा बैंक जो जमा करता है उनको उनके जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका विवरण देता है, और खाते में जो भी पैसा जमा होते हैं और जो पैसा निकलते हैं उसका वो विवरण देता है। ये भी एक बैंकों का कार्य है। जो करंट अकाउंट होते हैं और जो सेविंग्स बैंक अकाउंट होते हैं जिनमें जमाकर्ता अपने पैसों को जमा करता है, उसके लिए बैंक उन्हें चेक बुक इश्यू करता है, और इस चेक बुक के जरिए जमाकर्ता अपने बैंक खाते से अपने पैसे को निकाल सकता है। अब दूसरा जो पारंपरिक कार्य होता है बैंकों का वो होता है ऋण देना। जो बैंक में जमाकर्ता पैसे जमा करते हैं उसी पैसे को बैंक उन लोगों को ऋण के रूप में देता है जिन्हें उसकी आवश्यकता है। और हम ऐसा जानते हैं कि बैंक को चलाने में भी कुछ खर्च आता है, उसके ऑपरेशन में, उसके परिचालन में कुछ खर्च होती है। तो ये खर्च बैंक कैसे निकालता है? आप जानते हैं कि आप जब अपने पैसे को अपने अकाउंट में जमा करते हैं तो बैंक उस पर ब्याज देता है, और आप जब ऋण भी लेते हैं अपने बैंक से तो उस पर आपको बैंक को ब्याज देना पड़ता है। तो इन दोनों ब्याजों के दर में जो अंतर होता है वही बैंक का इनकम होता है, और इसी इनकम से जब हम बैंक के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो परिचालन का खर्च होता है, उसको निकाल देते हैं तो जो पैसा बचता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है या लाभ होता है। और हमें ये मालूम है कि जो ब्याज आपको आपके जमा पैसों पे मिलता है उसका ब्याज दर हमेशा कम होता है जब आप पैसे ऋण के रूप में किसी बैंक से लेते हैं। तो ऋण का जो ब्याज होता है वो ज़्यादा होता है जमा के ब्याज से, इसलिए इस दोनों ब्याज दर में जो अंतर होता है वही बैंक का इनकम और प्रॉफिट के रूप में बाद में आता है। ऋण देने में या एडवांसेस देने में एक जो प्रॉब्लम बैंक के पास आती है वो ओवरड्यू या अतिदेय ऋण और एनपीए की आती है। जब ग्राहक पैसे को ऋण के रूप में बैंक से लेता है और उसे समय पर वो चुकाता नहीं है, इससे बैंकों पे बहुत ज़्यादा बोझ आता है
और बैंकों को ना चुकाए हुए पैसे को अपने प्रॉफिट्स में से घटाना पड़ता है। इस कारण बैंक का प्रॉफिट कम हो जाता है और बैंक का प्रॉफिट कम होने से बैंक को अर्थव्यवस्था में सर्वाइव करने में दिक्कत आती है और बैंक कोलैप्स भी हो सकता है या बैंक बंद हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या अभी बैंक के पास है, जो हम कह सकते हैं वो है एनपीए के रूप में या ओवरड्यू के रूप में। अब अन्य पारंपरिक कार्य में विप्रेशन की सेवाएं भी आती हैं, जिसे हम रेमिटेंस सर्विस कहते हैं। बैंकों का ग्राहक जो किसी व्यवसाय में होता है, उसे अपने व्यवसाय की खरीद बिक्री के लिए अपने स्थानीय जगह से या कहीं बाहर से सामान खरीदना पड़ता है और इसके लिए उसे भुगतान भी करना पड़ता है। और अगर बैंकों की रेमिटेंस या विप्रेशन सेवाएं ना उपलब्ध हों तो जो ग्राहक है उसको ये पैसे एक जगह से दूसरे जगह भेजने में बहुत दिक्कत आ सकती है। या तो उस पैसे को उस ग्राहक को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना पड़ेगा और जिससे उसने खरीदारी की उसको देना पड़ेगा। ये संभव नहीं है और ये बहुत खर्च वाला भी मामला है, समय लेने वाला मामला है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप इतने ज़्यादा रकम को ले भी नहीं जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, जो कि ये सुरक्षित नहीं है और ये हमेशा संभव भी नहीं हो। इसी कार्य में मदद करने के लिए बैंक बीच में आते हैं और वो विप्रेशन की सेवा या रेमिटेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं ग्राहकों को, जिसके द्वारा ग्राहक जब कोई चीज अपने स्थानीय जगह से खरीदता है या कहीं बाहर से मंगवाता है तो बैंक के जरिए वो उस खरीदी गई चीज के दाम का भुगतान या पेमेंट है। तो यह एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सेवा है बैंक के तरफ से उद्योगपतियों को और ग्राहकों को एक जगह से दूसरे जगह पैसे भेजने में, जो कि बहुत ही मदद करता है ग्राहकों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। अब हम अन्य कार्य को देखेंगे, क्या क्या कार्य अन्य हैं बैंकों के। हमने पहले ही आपको बताया, बैंक अन्य विविध सेवाएं भी देता है अपने ग्राहकों को, जिसमें सुरक्षित जमा लॉकर, सुरक्षित अभिरक्षा शामिल है और ट्रैवलर्स चेक भी इशू करता है बैंक लेटर्स ऑफ क्रेडिट भी इशू करता है। बैंक इसके अलावा गारंटी भी इशू करता है। अब हम देखेंगे कि लेटर्स ऑफ क्रेडिट यानी साख पत्र और गारंटी में क्या डिफरेंस है। गारंटी में ये होता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उसको चुनता है, तो जो व्यक्ति कार्य करने वाला है यह उस व्यक्ति को यह गारंटी देता है कि वो समय पे उसका कार्य पूरा करेगा और पूरे क्वालिटी के साथ पूरा करेगा। और इसी गारंटी को बैंक उस व्यक्ति के तरफ से जिसने इस कार्य को लिया है उस व्यक्ति को देता है जिसने ये कार्य दिया है। सो गारंटी में ये होता है कि अगर आपने किसी का कोई कार्य लिया है और आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या क्वालिटी के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उसके एवज में बैंक जिस व्यक्ति ने कार्य लिया है उसकी तरफ से जिस व्यक्ति ने कार्य दिया है उसको एक दंड की मुद्रा देता है। इसे हम गारंटी कहते हैं। इसके अलावा बैंक हंडीज के लेन देन में भी कार्य करते हैं। उसमें हंडीज एक चेक की तरह ही है, बट ये एक इनफॉर्मल चेक है, ये फॉर्मल चेक नहीं है। और इसके अलावा बैंक चेक के लेन देन में भी कार्य करता है, कलेक्शन ऑफ चेक्स और कलेक्शंस ऑफ बिल्स, इन एरिया में भी बैंक कार्य करता है। इसके अलावा बैंक अपने ग्राहकों पर राय की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। कभी कभी लीगल एजेंसीज कुछ ग्राहकों के बारे में बैंक से रिपोर्ट मांगती है और उस समय बैंक अपने ग्राहकों के बारे में ये रिपोर्ट उनको प्रस्तुत कर सकता है। बैंक
कभी कभी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक की तरह भी कार्य करता है, और ये सरकारी कारोबार में एक एजेंसी की सेवा भी प्रदान करता है। और बैंक कभी कभी ट्रस्टीशिप का भी रोल अदा करता है, और वो एक एग्जीक्यूटर बिजनेस में भी एजेंसी की सेवाएं दे सकता है। बैंक जो ये सुविधाएं देती हैं ऋण के अलावा, उसके लिए वो एक शुल्क वसूलते हैं अपने ग्राहकों से, और ये शुल्क जो होता है वो नॉन इंटरेस्ट आय होता है बैंक का, और ये बैंक के आय या इनकम में ऐड हो जाता है, और ये अमाउंट जितना अधिक बढ़ेगा उतना ज़्यादा बैंक के प्रॉफिट में इजाफा होगा, और इससे बैंक मजबूत होगा, और बैंक के मजबूत होने से भारतीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके अलावा बैंक आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का कार्य करते हैं। आजकल बैंकिंग बहुत ही आसान हो गया है ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आने के कारण। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में फ़ोन बैंकिंग शामिल है, इंटरनेट बैंकिंग शामिल है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग शामिल है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन का उपयोग शामिल है, और ये सारे एक नए बैंकिंग चैनल के रूप में कार्य करते हैं ग्राहकों के लिए, और सर्विस डिलीवरी का रास्ता खोलते हैं ग्राहकों के लिए बैंक की तरफ से। सो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से आजकल बैंकिंग सेवाएं बहुत आसान हो गई हैं, और जो पारंपरिक ब्रिक और मोटर ब्रांच बैंकिंग की जो बातें पहले थी वो अब बहुत कम हो गई है। आजकल लोग बैंक के ब्रांच में बहुत कम जाते हैं, और अपना ज़्यादातर कार्य वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिए ही करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या कहता है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B में बैंकिंग की परिभाषा दी गई है, और बैंकिंग को इस तरह से परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि बैंक जनता से धन जमा करने की स्वीकृति उसे मिलती है इस एक्ट के द्वारा। इसके अलावा बैंकों को ऋण या निवेश करने का भी प्रावधान प्राप्त होता है इस एक्ट के द्वारा। ये जो राशियां जो जमा की जाती हैं वो जब भी ग्राहक चाहे अपने बैंक से निकाल सकता है, और ये जो निकालने की जो सुविधा है वो चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा की जा सकती है ग्राहकों के द्वारा। इसके अलावा BR एक्ट सेक्शन 6(1) में ये बताया गया है कि और अन्य क्या क्या व्यवसाय हैं जो बैंक कर सकता है। BR एक्ट 1949 या हम कहें बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक को भी कुछ अधिकार देता है, और इस अधिकार के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक एक रेगुलेटर के रूप में काम करता है, और ये जो एक्ट है वो RBI को जो अधिकार देता है वो RBI अधिनियम के अलावा देता है। इसका मतलब ये है कि RBI अधिनियम के अलावा तो बहुत सारे अधिकार RBI को प्राप्त हैं, बट बहुत सारे अधिकार RBI या भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत भी मिलता है। अब हम देखेंगे कि BR एक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। BR एक्ट का सेक्शन 22-23 ये बताता है कि बैंक को ब्रांच खोलने की लाइसेंसिंग कैसे मिलेगी। इसके अलावा सेक्शन 11 ये बताता है कि किसी बैंक की न्यूनतम पूंजी की सीमा क्या होगी। उसके बाद सेक्शन 21 ये बताता है कि ऋण देने के लिए किन किन दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, जिसमें ऋण का उद्देश्य शामिल है, ऋण में कितना मार्जिन बैंक को लेना है वो शामिल है,
ऋण का क्या ब्याज दर होगा वो शामिल है, और अधिकतम ऋण की राशि क्या हो सकती है, यानी क्या मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट है बैंक को ऋण देने का, वो सब इसमें इस सेक्शन 21 में दिए गए हैं। इसके अलावा सेक्शन 35 ये बताता है कि ये जो जमा करने का और बैंक में जो राशि जमा की जाती है ग्राहकों के द्वारा, उसके लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं, और बैंक जो अन्य व्यापार कर सकता है उसके लिए क्या क्या दिशा निर्देश है। इसके अलावा 45Z है, ZB ZC में नामांकन सुविधाओं के बारे में बताया गया है। सेक्शन 20 में किन किन ऋणों पे प्रतिबंध है उसके बारे में बताया गया है, और सेक्शन 10A में ये बताया गया है कि निदेशकों को चुनने के लिए कौन सी आवश्यकताएं हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी बैंक को। अगर हम इसी को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को संक्षेप में देखेंगे तो हम कह सकते हैं इस एक्ट का उपयोग बैंकिंग कंपनियों के व्यापार का विनियमन या रेगुलेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बैंक के प्रबंधन पर नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बैंकिंग के निलंबन या बैंकिंग कारोबार के समापन के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग अधिनियम के किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए क्या क्या दंड दिए जा सकते हैं उसका भी उपयोग इस एक्ट के द्वारा किया जाता है। अब हम देख लेते हैं बैंकिंग के हाल के रुझान क्या है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं बहुत ज़्यादा ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। आजकल जो बैंक का पेमेंट होता है उसमें पहले के ज़माने में बैंक एक ब्रांच से दूसरे बैंक पेमेंट के लिए जाते थे। अब ये चेक जो है वो जो पेमेंट के लिए वो ट्रंकेटेड रूप में जाते हैं, यानी चेक का केवल एक इमेज जाता है और इस इमेज के बेसिस पे उसका पेमेंट हो जाता है। इसके अलावा आजकल ई चेक भी यूज़ किए जाते हैं। ई चेक में ये होता है कि कोई फिजिकल चेक नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक को बनाया जाता है और उस पर डिजिटल साइन किया जाता है। इसके अलावा हम आरटीजीएस के द्वारा अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अगर आपके भेजने की राशि 2 लाख से ऊपर है तो आप आरटीजीएस कर सकते हैं और आपके अकाउंट से वो किसी भी अकाउंट में 2 घंटे के अंदर आपका पैसा चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र भी है। ये आरटीजीएस के जैसा बहुत तेज़ तो नहीं है, पर इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि पैसों को ईएफटी में बैच में भेजा जाता है और ये बैच सुबह 8 बजे से 7 बजे शाम तक कार्य करते हैं। पहले हमारे पास 11 बैच होते थे और हर घंटे एक बैच में पैसे भेजे जाते थे, यानी आपका पैसा करीब करीब 1 या 2 घंटे के अंदर ईएफटी के द्वारा भी जा सकता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। बट बाद में सरकार ने 12 और बैच को ऐड कर दिया है, यानी अब एक दिन में हम 23 बैच में इलेक्ट्रॉनिक फंड के द्वारा पैसे को अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। और अब ये जो बैच है वो केवल आधे घंटे का ही होता है, जो कि पहले 1 घंटे का हुआ करता था। इसके अलावा हम बैंकों द्वारा ईसीएस की या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा भी प्राप्त करते हैं। इसमें बैंक ये करता है कि अगर किसी बैंक के कुछ ग्राहक अपने बैंक से किसी ऑर्गेनाइजेशन में ईएमआई को या प्रीमियम को भेजना चाहते हैं तो बैंक इन सारे प्रीमियम और ईएमआई को एक साथ जमा करता है, और अगर इन सारे लोगों का जो प्रीमियम है या ईएमआई है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को जाता है तो सारे पैसे को एक जमा करके उस ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ भेज दिया जाता है।
और ये जो प्रीमियम होता है या जो ईएमआई होता है वो तकरीबन हर महीने भेजा जाता है। तो ईसीएस सेवा के थ्रू एक ग्राहक अगर उसको हर महीने कुछ पैसे प्रीमियम के रूप में या ईएमआई के रूप में किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेजना है, तो वो बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप ईसीएस के थ्रू मेरा पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन को भेज दीजिए। और एक बैंक में बहुत सारे ऐसे ग्राहक होते हैं जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रकम को ईएमआई के रूप में या प्रीमियम के रूप में भेजना चाहते हैं, तो बैंक इन सारे राशियों को एक साथ जमा करता है और एक साथ उस ऑर्गेनाइजेशन को भेज देता है। तो इससे ग्राहकों को ये सुविधा मिल जाती है, उन्हें चेक इशू करने की जरूरत नहीं होती है। उनके तरफ से बैंक उनके ईएमआई को या प्रीमियम को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हर महीने महीने भेज दिया करता है। इसके अलावा ऑटोमेटेड टेलर मशीन की सुविधा बैंकों ने अपने ग्राहकों को दी है, जिसके द्वारा कभी भी लोग अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं और एटीएम के जरिए बहुत सारी दूसरी सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वो चेकबुक के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, अपने बैलेंस को जान सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त है। इसके अलावा आज के दिन में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का भी उपयोग बढ़ गया है। हर व्यापारी के पास ये पीओएस मशीन होती है और पीओएस मशीन बैंक के जो डेटा होती है कंप्यूटराइज उससे जुड़ी होती है। और जब ग्राहक कोई भी आता है दुकान में कुछ खरीदने के लिए, तो वो सामान खरीदने के बाद अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस व्यापारी को देता है। ये व्यापारी इस कार्ड को पॉइंट ऑफ सेल मशीन में स्वैप करता है। इससे उसकी जो सारी जानकारी है वो चूंकि जुड़ी होती है ये पीओएस मशीन बैंक के कंप्यूटर से, उसकी सारी जानकारी उसमें आ जाती है। और जब ये सारी जानकारी मशीन के द्वारा ले ली जाती है कार्ड से, तो बैंक के अकाउंट से व्यापारी के अकाउंट में उतने पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं जितने पैसे का आपने सामान उस व्यापारी के यहाँ से लिया है। तो इस तरह से ये फायदा होता है कि आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं है। आपने अपना कार्ड दिया व्यापारी को, व्यापारी ने आपका कार्ड को स्वाइप किया, आपके क्रेडेंशियल्स या आपके जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई किया। उसके वेरिफिकेशन होते ही बैंक से, चूंकि ये पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन जुड़ी होती है, बैंक के आपके अकाउंट से पैसे व्यापारी के अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा आज के ज़माने में बैंक टेली बैंकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं लोगों को। टेली बैंकिंग के जरिए आप आराम से बहुत सारे अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं बैंक के द्वारा। आपको केवल बैंक में फ़ोन करना है और आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए, जैसे बैलेंस की जानकारी चाहिए, ये सब छोटी मोटी सुविधाएं हैं जो आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू आपको प्रदान की जाती है। और जब आप कुछ जटिल प्रश्न पूछते हैं उसके लिए आपको वहां पर काउंसलर होते हैं, वो काउंसलर आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो टेली बैंकिंग के जरिए भी आप जितनी भी है गैर नकदी संबंधित बैंकिंग कार्य आप कर सकते हैं, जैसे बैलेंस जानना हुआ या ड्राफ्ट इशू कराना हुआ, ये सब आप सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो बैंकिंग, टेली बैंकिंग बहुत ही पॉपुलर हो गया है आज के ज़माने में बैंकिंग के कार्य के रूप में, और बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल बैंक फ़ोन है। इसके द्वारा वो बैंकिंग सुविधा प्रदान कर पाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की भी सुविधा प्रदान की जाती है बैंकों द्वारा। इसके द्वारा क्या होता है कि जब दो व्यापारी इसको एक्सेप्ट करते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को, तो हम कह सकते हैं कि जो भी इन व्यापारियों के बीच में खरीद का आदेश या चालान या शिपिंग नोटिस का जो एक्सचेंज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक्सचेंज किया जा सकता है। और ये दोनों व्यापारियों को स्वीकार्य होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये फायदा होता है कि आपको फिजिकल रूप में कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर हम कर सकते हैं
और इसमें एक ही शर्त होता है कि दोनों व्यापारियों को इसको इस मोड को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और आप ईडीआई के थ्रू कोई भी आदेश या चालान या शिपिंग नोटिस आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को भेज सकते हैं। ईडीआई का इस्तेमाल आप अगर दोनों व्यापारी चाहें तो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं या ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और इसके द्वारा आप पेमेंट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ये एक सुविधाएं हैं ईडीआई के रूप में ग्राहकों को, और ये बहुत ही तेज है और बहुत ही आसान भी है, और इसमें कोई पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है। तो ये व्यापारियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक सुविधा दी जाती है बैंकों द्वारा अपने व्यापारी ग्राहकों को। अंत में हम ये देखेंगे कि आज की बैंकों की क्या चुनौतियां हैं। आज के बैंकों में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आजकल हमारे पास जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए है वो बहुत बढ़ गई है, और एनपीए के बढ़ने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट को उनके प्रॉफिट से हटाना पड़ता है, और इन अमाउंट को प्रॉफिट से हटाने के लिए ये होता है कि इससे उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है और बैंक कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर ये हमेशा हर साल ऐसा होता रहा तो बैंक एक दिन ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं जब उनको वो लॉस मेकिंग हो जाते हैं और उन्हें बंद करना पड़ता है। और जब आप बैंक को बंद करते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि बहुत लोगों का इसमें पैसा जमा होता है। तो ये स्थिति ना आए, ये बहुत बड़ी चुनौती है बैंकों के लिए। इसके अलावा बैंकों को दूसरे बैंकों से बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, और उन्हें इस मार्केट में सर्वाइव करना है, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए उनको इतना कंपटीशन है कि उनको कम ब्याज दर पे उनको ऋण भी देना है, और जो जमा राशि देते हैं उस पर ज़्यादा ब्याज भी देना है। तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है। तो इस कम प्रॉफिट मार्जिन में उनको इस अर्थव्यवस्था में सर्वाइव करना पड़ता है। इसके अलावा उनके खर्चे भी ज़्यादा हैं, उनके ऑपरेशंस में बहुत खर्च आता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और बहुत सारे बैंक्स भी आ गए हैं तो कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये बहुत मुश्किल हो गया आज के ज़माने में कि हम अपने बैंक को कैसे स्ट्रांग रख सके इस अर्थव्यवस्था में, जिससे कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी बनी रही और हमारा विकास होता रहे। सो इस तरह से हम आज के सेशन को, जो वीडियो लेक्चर का है, वो ख़त्म करते हैं। और मेरी आपसे ये सलाह होगी कि आप अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। आप जो उन अखबार पत्रों को पढ़ें जिसमें फाइनेंस से कनेक्टेड न्यूज़ आते हैं, उनको पढ़ें आप। वैसे मैगजीन्स पढ़ें जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। आप वेबसाइट्स आप विजिट करें, आरबीआई की, सिडबी की, नाबार्ड की, सेबी की, जहाँ से आपको वित्तीय जानकारी प्राप्त हो सके। और इस वित्तीय जानकारी के साथ आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, और आप जब बैंक में आएंगे काम करने के लिए तो आपको बहुत सुविधा इससे मिलेगी। इसी के साथ अब मैं ये वीडियो लेक्चर खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले हम एक बार फिर से सारे स्लाइड्स को देख लेंगे।